Hi everyone, this is Avinash Tiwari. Cleared CLAT, BLAT, SLAT, MSCT in the year 2019 and graduated from RMNLU this 2024. Also cleared CLAT PG with a rank of 478 where I'm eligible to most of the top NLUs in the country from NLU Bhopal, Jodhpur to all other national university. आज जानेंगे द रीसेंट रिमार्क जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीश साहब ने लगाए हैं, जो कि एक सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में. वी विल एनालाइज एवरीथिंग 142 को समझेंगे, आर्टिकल को समझेंगे. दिस विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट्स जो क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स दो स्टूडेंट्स वो चाहे जुडिशरी के हैं, लॉ के हैं, या फिर जहाँ भी जीएस आता है, जहाँ भी पॉलिटी आती है, जहाँ भी ये सब्जेक्ट्स का जरा सा भी कनेक्शन है, बिकॉज इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू जीएस. सो दैट इज़ वॉट इज़ इंपॉर्टेंट. तो ये सब के लिए लेसन होने वाला है, सबको समझ आने वाला है. अच्छे से एनालाइज करेंगे, डीप में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स, जो मिलेगा सब कुछ देखेंगे, एनालाइज करेंगे और पर्चा खोलेंगे. लेट्स डू दिस. ओके, सो नाउ लेट्स ओपन जो पीडीएफ मैंने अभी बनाई हुई है आप लोगों के लिए, एंड विच इज़ जस्ट है. ठीक है, समझेंगे अच्छे से, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं है. लेट्स जंप इन. सबसे पहले हम बात करेंगे द रीसेंट रिमार्क बाय द वाइस प्रेसिडेंट. देखिए, अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये भाई साहब इज़ अ सीनियर एडवोकेट. देखिए, मैंने एक फोटो भी लगाई हुई है उनकी लिंक्डइन की, अगर आपको विश्वास ना हो मेरी बातों का. यू कैन सी हिम. फोटो बहुत पुरानी है, सो शायद उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया होगा, बट दिस इज जगदीश धनकर साहब एंड ही इज़ अ सीनियर एडवोकेट एंड ही हैज़ बीन डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट इन 1990. ठीक है, तो ठीक है, टैलेंटेड आदमी है. ही नोज लॉ, ही नोज जुडिशरी लॉ एंड एवरीथिंग मच बेटर दैन वी ऑल. यस, बहुत चीज़ों को अच्छे समझते हैं. सो ऐसे ही कोई चीज़ का रिमार्क नहीं दे दिया गया होगा. सो धनकर साहब, जगदीप साहब ने कुछ बोला. ही सेड 142 इज़ अ न्यूक्लियर मिसाइल ऑफ जुडिशरी, जो कुछ भी कर सकते हैं. जिससे उन्होंने बोला कि 142 ऑफ द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक सुपर लेजिस्लेशन भी बना सकता है. इट कैन बाईपास द लेजिस्लेशन. लेट मी सेलेक्ट द पेन. ओके, तो सबको पता है कि 3 विंग्स होती हैं. ठीक है, एक हमारी होगी लेजिस्लेचर, एक हो गई हमारी एग्जीक्यूटिव, तीसरी हो गई हमारी जुडिशरी. आपको पता है सबको सेपरेट रहना है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग होना, ये आर्टिकल 50 भी आपका बोलता है एज अ डीपीएसपी. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हाँ कहीं भी आ सकता है. लेट्स जंप इन व्हाट ही हैज सेड. जगदीश साहब ने बोला कि 142 जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल है. शॉर्ट में बताना चाहूँ तो 142 जो पावर देता है, वो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कंप्लीट जस्टिस करने में कुछ भी कर सकता है. तो पहले हम कंप्लीट जस्टिस को समझते हैं, उसके बाद चीज़ समझ सकते हैं. दिस इज़ 142 जो हमारे सामने है, आर्टिकल 142 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये बोलता है द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन में पास एनी सच डिग्री और मेक एनी सच ऑर्डर. डिग्री आपको पता है ये फाइनल एडजुडिकेशन होता है, मतलब ऐसा चीज़ जो आ रही है जो फाइनली किसी डिस्प्यूट को डिसाइड कर दे. राइट, एंड ऑर्डर इज समथिंग जो बीच बीच में देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे और आपके में डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी को लेके, वो प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है अगर वो ओवरऑल सॉल्व हो रहा है कि भैया हाँ ये प्रॉपर्टी मेरी है, सो इट्स अ डिग्री. अगर वो जो भी जजमेंट आ रहा है, और जो ऑर्डर होता है वो बीच बीच में, अरे इंटरलॉकेटरी ऑर्डर दे दिया कि भैया अविनाश तिवारी अभी नहीं जाएगा इस प्रॉपर्टी पे. सो ये इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स हैं. सो बहुत सारे बीच बीच में ऑर्डर्स आते रहेंगे. सो ऑर्डर्स टेम्पररी होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और ओवरऑल कंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको सीपीसी मिलेगी, आप आराम से डेफिनेशन को देख सकते हैं. ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिग्री ऑर्डर एज ए नेसेसिटी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकता है इन एनी कॉज ऑफ मैटिंग पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, मतलब जो भी मैटर पेंडिंग है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. एंड एनी डिग्री सो पास और ऑर्डर सो दैट शैल बी एनफोर्सबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी पास करेंगे भाई साहब दैट इज सुप्रीम कोर्ट, जहाँ के जज साहब, ये पूरे इंडिया में अप्लाई होगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर ही सेज, और कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. ठीक है, इन सच मैनर एज ए प्रिस्क्राइब्ड बाय अंडर इन लॉ, जो भी लॉ के थ्रू प्रोसीजर बना हुआ है इसका इन्फोर्समेंट का, लॉ का जो भी जो जजमेंट आया वैसे ही होगा बाय पार्लियामेंट अंडर प्रोविजन द बिहाफ सो सच मैनर एज अ प्रेसिडेंट में. तो वही चीज़ बोल रहा है कि वही तरह से इन्फोर्समेंट होगा. Subject to the provisions law made in this behalf of the Parliament, the Supreme Court shall, as respect to the whole territory, have every power to make any order for the purpose of securing attendance of any person. Supreme Court चाहे तो किसी को भी अटेंडेंस करा के किसी को भी अपने सामने बुला सकती है, डिस्कवरी करा सकती है, किसी को ढूंढना करा सकती है, प्रोडक्शन किसी को सामने मौजूद कराना है किसी डॉक्यूमेंट का. करेक्ट, प्रोडक्शन वर्ड हमेशा डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है. और द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. जब तक पार्लियामेंट ने लॉज नहीं बनाए हैं, पार्लियामेंट ने क्योंकि अब कंटेम्प्ट के लॉज बनाए हैं तो वो फॉलो होते हैं. बाकी कंटेम्प्ट की पावर जो अवेलेबल है इन 129 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, वो तो अनलिमिटेड पावर है ही. तो हम कहना ही चाहते हैं 142 की जो पावर है वो कंप्लीट जस्टिस की रहता है. ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कुछ भी सब कुछ भी बोलता हो, ये सबसे सुप्रीम पावर है. इससे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है. लॉ में लिखा है कि एक को ही सजा देंगे इस केसेस में, बट यूजिंग 142 सुप्रीम कोर्ट कैन डू एनीथिंग. नाउ यू कैन रीड हेयर. ठीक है, अयोध्या का जजमेंट आया है, भोपाल गैस स्ट्रेटजी का जजमेंट आया है. सो दीज जजमेंट्स यहाँ पे हमारा 142 का ही यूज़ हुआ है. सो 142 इज़ वाइडली यूज. ठीक है, जैसे अयोध्या जजमेंट में किसी भी टाइटल डिस्प्यूट में एक का ही विजेता होता है, ओनली वन विल बी विनर.
अदर पार्टी को कुछ नहीं मिलता है, बट इन दिस डिस्प्यूट दी अदर दैट इज सुन्नी जो बॉडी थी उसको जो है 5 एकड़ का आई बिलीव लैंड दिया गया था, एंड दैट वॉज व्हेन सुप्रीम कोर्ट यूज 142। तो समझ पा रहे होगे 142 का अच्छा खासा यूज़ है, कंप्लीट जस्टिस इक्विटी के प्रिंसिपल्स को यूज़ होता है। मेरा शायद लॉ हमेशा सही नहीं होता है, लॉ कई बार लोगों के साथ गलत करता है, लॉ कई बार लोगों के साथ गलत करवा देता है, बिकॉज लॉ स्ट्रिक्ट होता है। बट ये जो पावर है ये प्रोसीजरल पावर है, ये जैसा आपको देते हैं कि आप जब फैक्ट सामने सुनोगे ना तो आपको महसूस होगा कि यार मैं अगर ऐसा कर दूंगा ना, लॉ तो कह रहा है बट दिस विल बी अ ग्रेव इनजस्टिस टू द पर्सन, तो वो इनजस्टिस खत्म करने के लिए दे विल कम अप और वो A142 का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं इन्होंने बोला क्या। जगदीश धनखड़ कंडेम द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग द टाइम ऑफ द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू द स्टेट बिल्स। सो अभी क्या होता है, अभी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो उसको पता चलेगा लॉज बनते हैं कौन बनाता है, स्टेट की असेंबली आपके MLA विधायक जी भी बनाते हैं, और साथ में हमारे MPs भी बनाते हैं एट द सेंट्रल यूनियन लेवल जहाँ पार्लियामेंट बैठती है। एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है। सब अपने अपने डोमेन में काम करते हैं, लॉ बनाते हैं, ठीक है। अब जब लॉ बनाते हैं तो लॉ जब बनता है तो बोथ हाउसेस से पास होता है। अगर लेजिस्लेचर में 2 हाउस हैं, फॉर एग्जांपल एक MLC जहाँ बैठते हैं, एक MLA जहाँ बैठते हैं, सो दोनों हाउसेस से वो बिल पास हो रहा है। अगर एक हाउस है तो उस हाउस से बिल जब पास होता है उसके बाद उस बिल को रेटिफिकेशन चाहिए होता है, एसेंट चाहिए होता है जब वो बिल से एक्ट की तरफ जाता है, एंड दैट रेटिफिकेशन इज टू बी गिवन बाय द गवर्नर इन स्टेट्स। बट यहीं पे कुछ नाटक है। कई बार क्या होता है कि एक पावर दी गई हुई है गवर्नर्स को, गवर्नर उस पावर का यूज़ करते हुए बिल को रोक सकते हैं अपने पास, और रोक के प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, बिकॉज दे थिंक शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, शायद कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होगा। बट बिकॉज ये एरिया साइलेंट है, कब तक रोक सकते हो, कितना रोक सकते हो, कितने टाइम में तुम्हें रिप्लाई करना है, दैट इज़ नॉट आंसर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो है बहुत सारे बिल्स पेंडिंग थे गवर्नर के पास। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो कि जनता से द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो अगर कोई कानून ला रही है एंड द गवर्नर इज नॉट गिविंग एसेंट, वो प्रेसिडेंट को भेज रहा है, प्रेसिडेंट भी उसे बैठे हुए हैं, दैट इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पे बोला है। अब जगदीश धनखड़ साहब आप जानते होंगे ही इज एट अ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट है, इनके स्टेटमेंट की बहुत वैल्यू है। ये जो बोलेंगे that will be listened by every judge of all the high courts of all the supreme courts, and you know being a vice president उनके पास कई हद तक की प्रोटेक्शन है, सो इसलिए वो उस पोजीशन का बेस्ट यूज़ कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, टू कीप द जुडिशरी एट चेक, उनकी प्रॉब्लम्स को करना। मुझे लगता है ये अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऐसा फील होता है ही हैज़ बीन अ सीनियर एडवोकेट, उनकी बात सुननी चाहिए, ज़रूर सुननी चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला ये तमिलनाडु का जो जजमेंट उन्होंने सुनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आगे बढ़ के कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट शुडंट हैव डन दिस, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बना सकता है, वो 368 में पार्लियामेंट का काम है, बट सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन दिस जो इनको लग रहा है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने 30 डेज़ का टाइमलाइन फिक्स कर दिया है कि प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। आगे बढ़ें तो सेम वही पॉइंट्स को बात करता है जो हम अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं। 142 हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 142 एक बहुत ही बड़ी पावर है, लेकिन मैं इस पॉइंट का बोलूँगा क्योंकि इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं होती है। इन द प्रेजेंट सेट ऑफ फैक्ट्स आप देख सकते हैं 142 की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। इन द प्रेजेंट केस हम देख सकते हैं कि कैसे कुछ ना कुछ ड्राफ्टिंग का प्रॉब्लम है। अगर हमने लैक्यूनास को ना छोड़ते, वो जो गैप्स है ना छोड़ते ना, तो शायद आज ये प्रॉब्लम ना होती है। और इतने सालों से जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर के कानूनों को रोक दिया जाता है, सो वो ना होता। तो इसको पुअर ड्राफ्टिंग का भी वर्ड दिया जा रहा है कि इट इज़ अ केस ऑफ पुअर ड्राफ्टिंग, जो हम 142 में देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कई लोगों ने क्या क्या बोला, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू कितनी है। देखिए सबसे पहले का जो मन आए करो, ये 142 बोलता है। 142 बोलता है भैया जो मन आए करो, लेकिन कभी कभी मम्मी भी बोलती हैं कि बेटा जो मन आए करो, अब मुझे कुछ नहीं बोलना। तो ये जो मन आए वो जब मम्मी बोलती है ना, दैट कम्स विद अ क्वेश्चन कि भैया अब तुम्हारी इच्छा, जब ये बोलती ना तब तुम्हें पता है भाई अब मुझे संभाल के चलना पड़ेगा। अब उन्होंने बोला जो मन आए कर, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कर दोगे, इसका मतलब रुक जाओ भाई, और थोड़ा लिमिटेशंस हैं उसको ध्यान रखते हुए करो। 142 बहुत पावरफुल है, बट 142 को इतना पावरफुल ना बना दो कि 142 तुम यूज़ करते करते तुम भूल जाओ कि ये पार्लियामेंट का डोमेन क्या है, और तुम अपने उस डोमेन से बाहर जाके तुम पार्लियामेंट के डोमेन में काम बंद करने लगो, पार्लियामेंट का काम पकड़ लो, जबकि तुम अनइलेक्टेड हो। सो जुडिशरी इज़ अनइलेक्टेड, बाकी लेजिस्लेचर्स पार्लियामेंट इलेक्टेड है। तुम उनका काम अगर लेने लगोगे, तुम खुद टाइम लिमिट 30 दिन की सेट करोगे, आप खुद जो है चीज़ों को चेंज करने लगोगे, तो फिर 368 का यूज़ क्या है? आप ही सब बने हुए हो, आप ही सब कुछ हो। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को हटा दिया जाए, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ही रख दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। सो देर इज़ अ रीजनिंग फॉर एवरीथिंग, ठीक है। इसकी भी लिमिटेशंस होनी चाहिए जो कि उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होगी। आप देख सकते हैं इंडिया का जो सब कुछ सिस्टम डेवलप हुआ है, जो ओरिजिनेट हुआ है, वो यूके के थ्रू हुआ है, ठीक है। जो 1935 का एक्ट था उसके थ्रू हुआ है, जो कि यूके का है, ब्रिटिश का है। जब ब्रिटिश की आप जो डेमोक्रेटिक हायरार्की को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वहाँ पे पार्लियामेंट है सुप्रीम।
जब पार्लियामेंट सुप्रीम है, द जुडिशरी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि वो पार्लियामेंट के लॉज को ऐसे जो माना है चेंज कर सकते हैं. देयर इज ऑलवेज लिमिट टू इट. यूके में भी इक्विटी है, आप देख सकते हैं यूके में भी इक्विटी के प्रिंसिपल्स, इक्विटी कोर्ट्स होती हैं, साउथ अफ्रीका में भी है, यूएस में भी है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, सब में कुछ ना कुछ बात है. हमने 142 लाया है, कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग होगी वो हम कहीं ना कहीं वहाँ से ला रहे होंगे, यूके से ला रहे होंगे, जो कि जहाँ पे इस पार्लियामेंट सुप्रीम है, जहाँ पे जुडिशरी को एक थोड़ा सा रुकने को बोला था कि आप थोड़ा सा बैक स्टेप लो, जनता की आवाज़ पहले. आप तो अनइलेक्टेड हो, आप तो कैसे इलेक्ट हो रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मेलाइंड है. साउथ अफ्रीका की आप डेफिनेशन देखेंगे, इट सेज एनी ऑर्डर जस्ट एंड इक्विटेबल. सो वहाँ पे एक्जैक्टली काइंड ऑफ सेम वर्ड यूज हुए हैं जैसे इंडिया में आर्टिकल 142 में यूज हुआ है. अब बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स ही हमने सामने लगा दी हैं. तो भाई साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट में 142 में कोई खास डिबेट ही नहीं हुआ, सब ने यूनानिमसली पास कर दिया. देयर वाज नो डिबेट. आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको सामने दिखाऊं, आर्टिकल 118 था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ड्राफ्ट था वो 142 से रिलेटेड था. आप देख सकते हैं कि जब ये मूव करा गया सामने, and the question is, the Article 118 stand part of the Constitution. The motion was adopted. No discussion. कोई डिस्कशन, कोई डिबेट ही नहीं हो रहा है. तो लोग इससे ये भी पता चल रहा है कि शायद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो पूरी से एग्री कर रहे थे, भाई ये तो बहुत ज़रूरी है. पर शायद उनके दिमाग में कुछ नॉर्म्स रही होंगी, भैया कुछ हद तक तो रुकेंगे, इसके आगे तो नहीं जाएंगे. एंड आई बिलीव बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑन द यूके, ऑन द ब्रिटिश, वहाँ के जजमेंट, वहाँ का प्रीवी काउंसिल, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन. तो मुझे लगता है कि जो लिमिटेशन होंगी वो लिमिटेशन हम कहीं ना कहीं अटैच कर रहे होंगे, बिलीव कर रहे होंगे ऑफ द यूके, ब्रिटिश के इक्विटी कोर्ट्स की लिमिट्स को ही देख रहे होंगे, जो कि स्टैट्यूट से आगे बढ़ने की बात नहीं करता है. इवन यूएस जहाँ पे कोर्ट्स का रोल बहुत ज़्यादा है लॉ मेकिंग में, वहाँ ही बोलता है कि इतना आगे ना जाओ कि आप स्टैट्यूट लॉस को बदलना चालू कर दो. सो मेक अ डिस्टिंक्शन, बाउंड्री ना पार करो, लक्ष्मण रेखा ना पार करो. एंड डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसकी अच्छी तारीफ करी थी, बट ही ऑल्सो सेड भैया संभाल के, है ना, इसका उपयोग सही तरीके से करा जाए. अब बात करें आगे, तो सूली सोराबजी साहब, एंड फॉली एस नॉरिमन, दीज आर द मोस्ट अमेजिंग जो मैं देखा था. उन्होंने बोला था कि देयर इज अ फियर कि ये 142 बहुत डेंजरस हो सकता है, इट इज़ अ सुपर लेजिस्लेशन, ये खुद ही कानून बनाना चालू कर दे, सो ये पार्लियामेंट को रिप्लेस कर दे. तो वही सेम प्रॉब्लम्स हैं, वही सेम वरीज हैं. सूली सोराबजी भी बोलते हैं दैट इट कैन सप्लीमेंट इट्स. सूली साहब जी कहते हैं इट शुड सप्लीमेंट नॉट सप्लांट. सप्लीमेंट करो लॉ को, बट सप्लांट मतलब अपना कानून उसके ऊपर ला के ना थोप दो. बट लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना पड़ेगा. सब प्लान मतलब जो लॉ है उसके ऊपर ना डालो, बट जहाँ स्पेस है, जहाँ लॉ साइलेंट है, वहाँ पे आप कुछ कर सकते हो. और ह्यूमैनिटेरियन और डेडलॉक, आज की सीन देखें जो तमिलनाडु का जजमेंट है वो डेडलॉक का सीन था. तो इसके हिसाब से देखें तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हाँ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अलाउड था, वो कर सकता था. यूके के लॉर्ड डेनिंग्स भी बोलते हैं दैट जज इज़ नॉट अ गॉड. ये आप समझ लो, जज गॉड नहीं, सब कुछ नहीं कर सकता है, एक लिमिट है, आप हर जगह सही नहीं है, सो कीप अ डिस्टेंस. तो एट द एंड अगर हमें कंप्लीट जस्टिस देना है तो हमें लॉस के परे जाना पड़ेगा. जो फैक्ट है, कोई भी ज्यूरिस्ट कुछ भी बोले कि भैया लॉ के बियॉन्ड नहीं जाना है, एट द एंड कंप्लीट जस्टिस का कोर कॉन्सेप्ट, कोर बिलीफ ही यही है कि आपको लॉ को बियॉन्ड जाके उसको कंप्लीट जस्टिस देना, इक्विटी के बेसिस पे जजमेंट देना है. एंड मेनी टाइम्स या कई बार इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो कंप्लीट जस्टिस कॉन्सेप्ट है, वो लॉ के बाहर जाता है. सो ज्यूरिस्ट का कहने का ये अर्थ ये भी था कि देयर शुड बी अ बैलेंस मेंटेन होना चाहिए बिटवीन सप्लीमेंट एंड सप्लांट. कुछ केसेस में हमें क्या करना, जहाँ पे लॉस का गैप है उसको फिल करना इंपॉर्टेंट है. एंड हम देख सकते हैं इन इस केसेस में भी, जैसे हम देख सकते हैं इंजंक्शन भी वही चीज़ है जो कि सेम बेसिस पे फाउंड होता है. इंजंक्शन का बेसिक रीज़न है कि इंजंक्शन जो हम तुम्हें तब देंगे, मतलब इंटरिम रिलीफ का हम तब आपको इंजंक्शन मतलब होता है हमारे आपके बीच में सूट चल रहा है कि भैया ये प्रॉपर्टी किसकी है, लेकिन कोर्ट में कहो भैया मेरी प्रॉपर्टी सर, हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें इंजंक्शन दे दो कि हम अभी यहाँ बैठे रहें, या फिर स्टे ऑर्डर जिसको बोलते हैं, स्टे ऑर्डर या तो लगा दो कि वो घर ना बनाए या फिर वो दीवार ना खड़ी करें. दिस इज कॉल्ड इंजंक्शन. और ये जो इंजंक्शन है ना, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है. इसको जब दिया जाएगा तो 2-3 चीज़ें देखी जाएंगी. सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जब हम इंजंक्शन दे रहे हैं, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इसको अगर नहीं करेंगे तो कुछ उल्टा हो जाएगा जो बाद में रिवाइव नहीं हो सकता है और प्लेंटिफ को बहुत नुकसान होगा, और वो बहुत इमरजेंसी है. इन सब से इस सर्कमस्टांसिस में हम क्या कर सकते हैं, हम इंजंक्शन दे सकते हैं. तो इट्स सब इंजंक्शन 142. इंजंक्शन ही नहीं तो पर डिग्री दे रहा है, सब कुछ कर रहा है. आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ में, दिस इज सोली सोराबजी, दिस इज फॉली एस नॉरिमन, और ये भाई साहब अपने ज्यूरिस्ट यूएस और यूके वाले. आगे बात करते हैं, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ नहीं है खास, बट अगर बात करें 201 जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज पढ़ना, तो हम उसको देखते हैं. एसेंट टू द बिल्स. तो ये बोलता है व्हेन अ बिल हैज़ बीन पास बाय द लेजिस्लेचर, जब भी एक बिल पास हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है,
both houses of the legislature ने पास कर लिया है, it shall be presented to the governor and the governor shall declare either governor या तो assent कर देगा बिल को और he withholds assent या फिर assent को रोक लेगा thereupon that reserves the bill for the consideration of the president। तो दो चॉइस देता है ये गवर्नर को, या तो भाई असेंट कर लो या तो आप भाई विथहोल्ड कर लो, मतलब भाई रोक लो, अपनी जेब में रखो थोड़ी देर के लिए, लेकिन रुको। प्रोवाइडेड गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल, ये विथहोल्ड खाली किसकी दी कि प्रेसिडेंट साहब को भेज दो, ठीक है। प्रोवाइड बट प्रेसिडेंट साहब को भेजना है, रोकना नहीं। एंड दैट इज़ अ इशू जो हमारे सामने आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनिंग में। मैनी ऑफ द गवर्नर्स व्हाट दे डू कि वो बिल्स आता है उनको पास नहीं करना है, वो नहीं चाहते आगे जाए, सो अपने पास ही पहले बात तो दबा के बैठ जाएंगे। दैट्स कॉल्ड पॉकेट वीटो, जो इंडिया में अलाउड नहीं है, कहीं रिटन नहीं है, बट दे डू दिस, वो इसको करते हैं। वो अपने पास अपनी जेब में रख लेंगे एंड दे वोंट रिप्लाई, वो कुछ नहीं करेंगे, वो कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे इस बिल पे। पहली बात तो अपनी जेब पे। फिर अगर इन्होंने इसको बड़े अच्छे निकले तो इन्होंने इसको भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास भेज दी तो प्रेसिडेंट भी अगर सेम माइंडसेट पे हैं, जो सेम चीज़ें, अगर उनका रीज़न वही है, तो प्रेसिडेंट साहब भी क्या करेंगे ना, इसको भी विथहोल्ड करके बैठ जाएंगे और फिर ये कानून कभी पास ही नहीं हो पाएगा। आप समझ पा रहे हैं, एक जनता, हम और आप एक कानून को भेज रहे हैं और वो पास ही नहीं हो पा रहा है, हमारे लोग कानून बना रहे हैं, वो पास नहीं हो पा रहा है, वो गलत है, सही है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर देयर टू डिसाइड ऑन दोज एस्पेक्ट्स, बट वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ कंसर्न, दिस वॉज अ कंसर्न, और उसकी रीजनिंग ये थी, ये कंसर्न इसलिए था बिकॉज यहाँ पे गैप था। पॉकेट वीटो की बात नहीं करी, ना मना करा गया, बट एक गैप आ गया जहाँ पे हाँ भाई साहब मेरे पास आया है, टाइमलाइन तो लिखी नहीं है, तो देखते हैं, बिकॉज आप आगे पढ़ोगे इसमें लिखा है एज सून एज पॉसिबल गवर्नर साहब को ये भेजना है, एसेंट करना है। एज सून एज पॉसिबल जो आ गया ना, ये तो बहुत आर्बिट्रेरी है, वो तो गवर्नर साहब पे डिपेंड करता है क्या है रीजनेबल, क्या है एज सून एज पॉसिबल। वो कहेंगे 1 साल है एज सून एज पॉसिबल, तो टाइम लाइन नहीं थी, इस वजह सुप्रीम कोर्ट को टाइम लाइन 30 डेज़ की लानी पड़ी इन द रीसेंट जजमेंट जो अभी इसी महीने आया हुआ है, जिसकी वजह से धनखड़ साहब बहुत गर्म है, ठीक है। रिटन द बिल इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल नहीं, मनी बिल तो पास करना ही पड़ेगा, आप चाहे जो कर दो, टुगेदर विद द मैसेज रिक्वेस्टिंग द हाउस ऑफ हाउसेज विल रिकन्सिडर। अगर आप विथहोल्ड करके वापस भेज रहे हो तो रिकन्सिडरेशन, अगर हाउस रिकन्सिडरेशन भी भेजता है, स्पेसिफाइड प्रोविजन देयर ऑफ एंड इन पर्टिकुलर विल कंसिडर द डिजायरेबिलिटी इंट्रोडक्शन एंड अमेंडमेंट्स ही मे रिकमेंड इन द मैसेज। And when the bill is so returned, the House of the Houses shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is passed again by the House of the Houses without amendment and presented to the governor assent, the governor shall withhold the assent, shall not withhold the assent। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नर साहब जब इसको रिजेक्ट करते हैं, विथहोल्ड करके कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस की बात करते हैं कि जो आपने बिल भेजा इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, वो करेक्ट करके भी, लेकिन अगर ये दोबारा भेज दिया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर तो उनको दोबारा पास करना पड़ जाएगा, चाहे उनको साइन करना पड़ जाएगा, चाहे जो भी हो, लेकिन उनको दोबारा पास करने का और दोबारा रीजनिंग करने का मौका ही नहीं दो। जब आपके जेब में रखा है, रिकन्सिडर का मौका ही नहीं दो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आप अगर पास करो या ना करो, अगर लेकिन आपने 30 दिन के अंदर क्लियर नहीं करा और सेम प्रेसिडेंट ने अगर 30 दिन के अंदर क्लियर नहीं करा, तो क्या होगा ना, वो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि आपने पास कर लिया है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने जो है दोबारा जो है पास करके फिर से गवर्नर को भेज दिया है, फिर गवर्नर कुछ नहीं कर सकता है, वो मान लिया जाएगा करेक्ट है। अगर गवर्नर बैठा है, कुछ नहीं कर रहे हैं उस पर, तो आपको बस जाना है सुप्रीम कोर्ट या शायद हाई कोर्ट को भी अलाउ कर दें इसको फंक्शनिंग करने के लिए, और आप इस जजमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए पहुंच जाओ, जैसे अभी हुआ है। जो तमिलनाडु का जजमेंट था उसको एसेंट मिल गई है, जबकि एसेंट एक्चुअली में नहीं मिली है, बट एसेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डी फैक्टो मान लिया गया है कि भैया हो गई आपकी एसेंट। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो अभी हो चुकी है। कहता है व्हेन बिल इज रिजर्व बाय अ गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर ईदर द एसेंट ऑफ द बिल और ही विदहोल्ड। तो प्रेसिडेंट की यहाँ बात कर रहा है कि प्रेसिडेंट विदहोल्ड करेंगे, एसेंट देंगे, प्रोवाइड दैट द बिल इज नॉट अ मनी बिल, ठीक है। द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस एंड द केस में। तो मैंने जो आपको चीज़ें बताई है वही चीज़ें कह रहा है कि प्रेसिडेंट के ऊपर भी सेम रूल्स लगते हैं। प्रेसिडेंट 30 दिन के अंदर भैया कर दो, टाइम नहीं है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वो एसेंट देना ही पड़ जाएगा अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको दोबारा पास कर देता है, ठीक है। अब देखिए गवर्नर एक बहुत वाइड पावर वाला आदमी है, कभी भी गवर्नर को आप प्रेसिडेंट से कंपेयर ना करना, बिकॉज प्रेसिडेंट इज अ रबर स्टैम्प बट नॉट गवर्नर। जब आप गवर्नर की पावर 163 के अंदर पढ़ोगे, ये सब बहुत कनेक्टेड है। तो 163 बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबको पता है स्टेट में मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, विद द चीफ मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज़ हुआ है। कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ एक बार यूज़ हुआ है जब आप पढ़ेंगे इमरजेंसी में कैबिनेट का वर्ड यूज़ हुआ है, बट कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, ये बस खाली अपने फंक्शनिंग में यूज़ होता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ वर्ड। तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
विद द चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ठीक है, इन द एक्साइज ऑफ द फंक्शन। तो भैया जो भी गवर्नर है, जो भी प्रेसिडेंट है, उनको एड एंड एडवाइस मिनिस्टर साहब ही करेंगे। सेंटर पे प्राइम प्रेसिडेंट को जो है एडवाइस मिनिस्टर कर रहे हैं, और यहाँ पे भी गवर्नर को एडवाइस मिनिस्टर कर रहे हैं। लेकिन एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज बाय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्साइज हिज फंक्शन और एनी ऑफ देम डिस्क्रिप्शन। तो आपको पता होगा जब 75 to 78 जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ऐसे ही स्टेट में सीएम और मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो हमारे गवर्नर साहब करते हैं। वहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन का यूज़ करना है, किसी और डिस्क्रिप्शन नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखा है जहाँ जहाँ आपकी डिस्क्रिप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डिस्क्रिप्शन का आप यूज़ करो। बट 2 पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गवर्नर को सबसे पावरफुल बनाता है। कहता है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस, जहाँ कभी क्वेश्चन अराइज होगा, वेदर एनी मैटर इज और इज नॉट अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट्स विच द गवर्नर इज बाय और इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड विद एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिप्शन शैल बी द फाइनल। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि कहीं नहीं लिखा है भैया इसमें डिस्क्रिप्शन गवर्नर यूज़ करना है कि नहीं करना है, तो ये डिस्क्रिप्शन है गवर्नर का। गवर्नर बताएगा कि मैं डिस्क्रिप्शन यूज़ करूँगा कि यहाँ नहीं करूँगा। आप समझ सकते हैं, ये पावर प्रेसिडेंट के पास कहीं से भी नहीं है। गवर्नर जो चाहे वो कर सकता है, वो एज ए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बन सकता है। तो उसकी रीजनिंग है, उसका रीज़न है। हम जब आज़ाद हुए थे, हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे, तो बहुत ज़्यादा सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज थी हर बॉर्डर पे, चाहे प्रिंसली स्टेट्स हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बांग्लादेश साइड हो, चाहे हैदराबाद रीजन हो। सो हर रीजन में सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज थी। उसको रोकने के लिए हमारे पास गवर्नर एज ए एजेंट था। आप समझ पा रहे हो। और मुझे लगता है अभी भी कुछ स्टेट्स में इसकी ज़रूरत है। सो इट स्टिल एक्ट्स एज एजेंट। आप देख सकते हैं वो बताएगा भैया हम क्या डिस्कशन यूज़ करेंगे, तो वो खुद बहुत पावरफुल आदमी बन जाता है। आप देख सकते हैं ये मैंने जजमेंट की वो भी लिख दी है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। 201 आर्टिकल जो हमने आपको पढ़ाया उसके ऊपर है, 3 मंथ्स की टाइमलाइन के ऊपर है। मैंने ऊपर शायद आपको थोड़ा 30 डेज बता दिया था। प्रेसिडेंट की जो टाइमलाइन है वो 3 मंथ्स की है, वाइल गवर्नर की भी जो टाइमलाइन है वो 3 मंथ्स की और 30 डेज, 3 मंथ का टाइमलाइन है। तो 3 मंथ में भैया डिसाइड करो, टाइम नहीं है आपको, जो भी एसेंट विदहोल्ड करना है, विदहोल्ड करने के बाद 3 महीने बताओ। एक और प्रॉब्लम ये राइज हो रही है, इस जो जजमेंट आया है उसमें 2 जज साहब ही बैठे हैं। यू नो 2 जज साहब इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा फैसला सुनाना है तो आपको 3 जज बेंच या उससे ऊपर चाहिए होता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। और इस पर बहुत उंगलियां उठ रही हैं, प्रॉब्लम्स उठ रही हैं, आप ऐसे कैसे एक लॉ काइंड ऑफ बना रहे हो। बट लेकिन देयर इज ऑल्सो एन अपोजिट रीजनिंग टू इट कि लॉ डिक्लेयर नहीं हो रहा है। एक पॉइंट जहाँ पे छुपा हुआ है, जहाँ पे साइलेंस है, वहाँ पे हम एक चीज़ों को ला रहे हैं, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है वही चीज़ें समझा रहा है। और एब्सोल्यूट वीटो जो मैंने बताया आपको, पॉकेट वीटो, उसकी बात इतना नहीं है। मैलिफाइड इंटेंशंस, सो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, जुडिशियल रिव्यू 13 से आता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी चेक कर सकता है। प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, ये पहली बार नहीं हुआ है कि हो तो होलो हॉर्न, कितने सारे केस हैं, बिहार का केस है, मतलब रुका ही नहीं है। हाई कोर्ट से भी इंटरवीन करा है, गवर्नर प्रेसिडेंट सब पे, इवन गवर्नर के इमरजेंसी पे भी सब कुछ चेक हो सकता है बाय द जुडिशियल रिव्यू थ्रू आर्टिकल 13। तो इसमें आप इन सब बातों पे ना जाइएगा, कोई बोल रहा है नहीं चेक हो सकता है, सब कुछ चेक हो सकता है, सब कुछ चेक हो सकता है। और ये नहीं जाने वाला है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आर्टिकल 13 से जो निकला हुआ जुडिशियल रिव्यू है उसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर भी बोला गया है। तो इसको तो कभी कोई पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती, आप समझ सकते हो। तो ये वही कि सेंटर स्टेट रिलेशन बनाए रखो, कोई जो प्रेसिडेंट गवर्नर जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसको माने, ध्यान दे, थोड़ा सा उसको भी रिकन्सिडर करे। और थोड़ा सा एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, लड़ाई लड़के स्टेट्स नहीं चलते, स्टेट ऑफ यूनियन का रिलेशन ही चलता है और देश नहीं चलता। बिकॉज दिस इज अ डिस्कशन टॉपिक राइट नाउ। इस समय डिस्कशन चल रहा है, कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। 142 कॉन्स्टिट्यूशन है, यूजी पीजी सब में आना है, हर एग्जाम में आ सकता है। सो ये देखिए चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए, राइट, हमने इसको पैसेजेस को इससे खुद बोला आप पैसेज डालो और आप खुद जो है इस पर क्वेश्चन बनाओ। आधे साथ इसने ये पैसेज बनाया हुआ है जो कि रिसेंट एन रवि जो वाला जजमेंट है, और करते हुए उस पर मैंने 10 क्वेश्चन फ्रेम करने को बोले। 10 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, आप देख सकते हैं। व्हिच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर, इस आर्टिकल 164 क्लॉज 1। आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन द सुप्रीम कोर्ट व्यू ऑन द पॉकेट वीटो बाय अ गवर्नर। सी इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ डन विदाउट टाइमली एक्शन और रीजन। आप इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देख सकते हैं, मैं स्लोली ग्रेजुअली कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके इसके आंसर्स को भी देख सकते हैं और इसको थोड़ा सा नॉलेज में ला सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस खुद भी बना सकते हैं। सो ये पूरा सीन है जो हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है, एंड आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन दिस सीन बिकॉज एक स्पेस है जिसको फिल कर रहा है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत सारे जजमेंट पहले भी, स्टेट ऑफ पंजाब का एक जजमेंट था, उसमें कई बार बोला गया बस उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, बट आई बिलीव कि एक सीमा रेखा है जो होना चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए जिसके आगे सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए, बिकॉज 142 इज़ वेरी वाइड। ऐसा ना हो कि टसल चालू हो जाए बिटवीन द लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट, एंड द जुडिशरी।
142 का बहुत कॉशियसली यूज़ करना है, बिकॉज आप खुद अनइलेक्टेड हो, आप जनता की आवाज़ नहीं हो, तो थोड़ा सा संभल के ध्यान दे के, बिकॉज आप एक कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली कर रहे हो और उस कॉन्स्टिट्यूशन का ही आदमी प्रेसिडेंट है, पीएम है, तो सब कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है, और उसके रखवाले आप, उसके गार्जियन आप हो। सो प्लीज़ टेक डिसीजंस कॉशियसली। आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ये चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जो भी है कॉलेज का ग्रुप है, शेयर करो भाई अच्छे से, और शेयर करो आप। और कोई भी क्वेरी होती है, कोई लीगल कॉन्सेप्ट है, टेल मी, हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, और कोई अच्छा प्लान है, टेल मी। थैंक यू।